हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मोतिहारी पाठशाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोतिहारी पाठशाला। पेन कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर, भागलपुर पाठशाला। गुड मॉर्निंग भागलपुर पाठशाला। जय श्री राम सर, नया पाठशाला। हाँ जी भैया, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एक बार पिछली क्लास के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फेज के बारे में पढ़ा था। फेज क्या चीज है? फेज क्या चीज है? अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, एक इक्वेशन लिखी मैंने, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और एक इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। चलो इसका ही थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में फेज क्या है? फेज क्या है? क्या चीज फेज है? बताओ। मतलब थीटा कहीं दिख रहा है तुमको? ओमेगा टी फेज है ना सर? पहली इक्वेशन में जो फेज है वो ये चीज, ये जो थीटा लिखा हुआ है, मतलब यही एंगल जो लिखा हुआ है, यही क्या है? ये चीज है क्या? फेज। और इनिशियल फेज क्या होगा? यहां इनिशियल फेज क्या होगा? इनिशियल फेज, इनिशियल वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में क्या? मेन पोजीशन। नहीं, इनिशियल वर्ड का फिजिक्स में क्या मतलब होता है? इनिशियल से क्या मतलब आता है? जहां टी जीरो पर जो जो चीजें वो सब इनिशियल हैं। तो टी जीरो रख दोगे तो इनिशियल फेज कितना आ गया? सिमिलरली यहां फेज क्या है? इस पे फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 दोनों हो जाए। इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ये फेज है इसका, ये फेज है। और इनिशियल फेज कितना हो जाएगा? अगर इनिशियल फेज कहता है, 30 डिग्री। इनिशियल फेज जो है वो पाई बाय 6 हो गया या फिर 30 डिग्री हो गया, जो बेटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। इनिशियल फेज ये हो गया, क्योंकि इनिशियल फेज का मतलब हुआ कि टी बराबर 0 कर दिया है। जब टी बराबर 0 कर दिया है तो जो फेज है वो इनिशियल फेज है। एम्पलीट्यूड क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या है? ए बाई टू। यही होगा सर। एम्पलीट्यूड क्या है इस इक्वेशन में? ए बाई टू कैसे दिख रहा है भाई? ये है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड होता क्या है? क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर होता है इसमें, एसएचएम में? ये हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर होता है, भले ही मोशन कहीं से भी स्टार्ट इसने क्यों ना करा हो। इन दोनों इक्वेशंस में फेज डिफरेंस कितना है? अगर कोई कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 कितना है फेज डिफरेंस? कितना हो गया भाई? इसका फेज डिफरेंस चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना हो गया? पाई बाय 6। 30 डिग्री या पाई बाय 6। क्या बात क्लियर है? यस सर। क्या इसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? फेज डिफरेंस कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है? कांस्टेंट क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड, नहीं कर रहा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया ना, तो फेज का डिफरेंस कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज कांस्टेंट, जो कि वेरी नहीं कर रहा है। और कितना है? बराबर है पाई बाय 6 के। कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग है? इसमें अगर मैं से पूछा जाए कौन सा लीडिंग इक्वेशन है, कौन सा लैगिंग इक्वेशन है, कौन सा लीडिंग और कौन सा लैगिंग, क्या बोलेंगे? सेकंड वाला क्या हो रहा है? सेकंड वाली चीज लीडिंग है कितने एंगल से? और सेकंड वाला लैगिंग भी हो सकता है, पता है? दोनों हो सकते हैं। सेकंड वाली चीज जो है वो 30 डिग्री से लीड कर रही है और 300 डिग्री से क्या कर रही है? लैग कर रही है। दोनों बातें पॉसिबल है। कितना से लैग कर रही है? 300 डिग्री, 300 डिग्री। ओके सर। जैसे अगर मैं
इसको थोड़ा एंगल वाइज बनाना चाहूं तो पहले वाली की इक्वेशन का एंगल यहां पर अगर रहा ये, तो दूसरा वाला 30 डिग्री पे आगे है। सर लैग तो वो 330 से करेगा ना। तो 30 पे करेंगे। 330, सॉरी 300 बोल दिया मैंने, 330 से। हाँ, तो अभी इन दोनों में कौन लीडिंग कौन लैगिंग अगर ऐसे हम देखें तो? 2 वाला लीड कर रहा है 2 वाला लीड कर रहा है कितने एंगल से? 30 डिग्री 30 1 वाला लैग कर रहा है कितने एंगल से? लैग करने में क्लॉकवाइज जाएंगे ना, कितने से लैग कर रहा है? 30 1 वाला लैग कर रहा है 30 से। अच्छा, 1 वाले से देखे तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? 330। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो 1 से लैग कर रहा है कितने एंगल से? 330। क्या ये थोड़ा बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। हाँ, मतलब अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो वो लैग करता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो वो लीड करता है। तो ये वाली चीज यहां से तो लीड कर रही है, मगर ऐसे चलेंगे तो लैग क्या कर दिखाई दे रही है? लैग दिखाई दे रही है। तो दोनों बातें क्या हैं? एक ही बात है। दोनों जो बातें हैं वो दोनों बातें क्या है? एक ही सेम बात है। ठीक। सर हाँ, बोले सर, अगर कभी क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू रहेगा तो वो वही होगा ना सर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। हाँ, ठीक। चलो अब मुझे बताओ कि हाँ, सर आपके पास डीपीपी है? नहीं डीपीपी नहीं है, बताओ। सर उसमें क्वेश्चन का मतलब जैसे वो बना रहे हैं सीक्वेंस है ना, वो कर दिया हुआ है। क्या है? क्वेश्चन बोला ओ नॉट एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फन 275 कैसे 1 मिनट, मतलब जो ह्यूमन हार्ट है वो 60 सेकंड में 75 बार धड़कता है। हाँ, तो उसका जो पीरियड सेकंड में बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो इसको ऐसे करेंगे ना, जो 75 अपॉन 60 और जो फ्रीक्वेंसी का होता है 1/p। हाँ। 75। चलो अभी देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन पे बात करनी है अपने को, करेंगे कि क्या होता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आप सही अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। क्या बता रहे थे? ठीक है। अगर हमारे पास कहता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इक्वेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? तब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? y बराबर कितना? ए साइन ओमेगा टी। और अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इफ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू ए कॉस cos ओमेगा टी। इन दोनों में लीडिंग भी तो लिख सकते हैं। वो दोनों बातें, इसको ये भी लिख सकते हो, ए साइन, एक ही बात है, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। π/2। ठीक है। इन दोनों में कौन सा लीडिंग लैगिंग है? इन दोनों में अगर देखा जाए तो लीडिंग लैगिंग कौन सा है? कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लीक कर रहा है? सेकंड वाला लीड कर। ये इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ये a1 लिख देते हैं, a2 लिख देते हैं। कौन सा लीड कर रहा है इन दोनों इक्वेशंस में? y2 जो है वो लीड कर रहा है सेकंड वाला π/2 कितने एंगल से? बाय π/2 फेज से जो है क्या कर रहा है? इससे लीड कर रहा है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड्स का एम्पलीट्यूड तो सिर्फ ये बताता है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। फेज के बारे में जानकारी कौन देता है? एंगल। एंगल से पता चलता है। क्या बात क्लियर है? अगर मैं इसको हो गया इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ A1 A2 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको सर्किल में ड्रॉ करना चाहूं इस चीज को, तो कैसा रहा होगा? एक मेरा सर्किल ये होगा और एक मेरा सर्किल ये होगा। ठीक है। सर्किल पे अगर मैं देखना चाहूं इस चीज को, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा कि
पहले इसके लिए जो है ये वाला यहां से स्टार्ट कर रहा होगा, t बराबर 0 पर यहां होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड है मतलब इसका रेडियस हो गया होगा a1, और दूसरा वाला जो स्टार्ट कर रहा होगा जो a2 वाला है वो यहां से स्टार्ट कर रहा होगा, t बराबर 0 पर एक्सट्रीम पर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर हम ऑसिलेशन ऐसे ले रहे हैं तो y में, क्या बात क्लियर है? तो ये वाला मेरा ऐसे चल रहा होगा और ये वाला मेरा ऐसे चल रहा होगा। तो फेज अगर ओमेगा सेम है, अगर दोनों के ओमेगा सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर दोनों की क्या रही होगी? सेम ही रही होगी। तो फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, फेज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तब ये वाली चीज यहां पहुंच जाएगी। Yes, sir. अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90। 90 डिग्री। क्या मेरी बात दिख रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसे अगर है तो जब ये घूमेगा, तो ये जब घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली चीज यहां और ये वाली चीज यहां। फेज डिफरेंस अभी भी कितना रहने वाला है? 90 डिग्री। बस एम्पलीट्यूड से डिफरेंट ये हो गया कि इसका इतना बनेगा और इसके लिए इतना बनेगा। तो ऑसिलेशन के टाइम पर बस वो डिफरेंस आएगा, बाकी एज सच और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Sir, हाँ जी। सर वहाँ पे अगर रेस्ट लिखता तो भी यही आता है। अगर एक्सट्रीम से कहता और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो एक ही बात है, दोनों बातें क्या है? एक ही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक। एक बात और मुझे बताइए सोचकर, ये तो चलो सर्किल में तो मैंने बना दिया है तो अलग मुद्दे की छोड़ देते हैं इसको। यहां पर एक इसका एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड ए है और ये इसकी मीन पोजीशन है, और दूसरा एक और है, ये मीन पोजीशन है और इसका एम्पलीट्यूड है 2a कह देते हैं लेट्स सपोज। ठीक, एक का एम्पलीट्यूड a है, एक का एम्पलीट्यूड 2a है। दोनों जब अपने हाफ एम्पलीट्यूड पर होंगे, दोनों जब अपने हाफ एम्पलीट्यूड पर होंगे, दोनों जब अपने हाफ एम्पलीट्यूड पर होंगे, मतलब ये वाला जब है यहां पर a/2 पर हाफ एम्पलीट्यूड पर ऊपर जा रहा है, और ये वाला भी है अपने हाफ एम्पलीट्यूड पर a पर, और ये भी ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा? दोनों स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन से, बोथ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन और ओमेगा सेम है। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? अगर ओमेगा सेम है, स्टार्ट मीन पोजीशन से करते हैं, तो दोनों का ही फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, चलिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और इनको आपको ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने बाकी के आगे की चीजें कुछ हाँ, दो ऑसिलेशंस हो रहे थे। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका एम्पलीट्यूड है 2a। दोनों ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, दोनों की एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सेम है। जब ये अपने आधे एम्पलीट्यूड पर होगा और ये अपने आधे एम्पलीट्यूड पर होगा, तो ये a/2 पर होगा और ये कितने पर होगा? a पर। इसका फेस कितना होगा? इसका फेस क्या होगा? 30 डिग्री। और इसका फेस क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड 2a है ना, तो इसका भी फेस क्या होगा? 30 डिग्री। तो दोनों का फेस डिफरेंस कितना हुआ? 0। समझ गए? मतलब एक वाला केस है, मतलब सर्किल में जो बताया यहाँ पर। हाँ नहीं, ये इसमें तो फेस डिफरेंस 90 डिग्री बना हुआ था ना, ये अलग से क्वेश्चन बना दिया हमने a और 2a का। इस नहीं, ये बेटा ये तो इसके लिए ड्रॉ किया मैंने, एक अलग से ऐसी क्वेश्चन ले लिया कि अगर एक का एम्पलीट्यूड a है, एक का एम्पलीट्यूड 2a है, ये a1 a2 है, इनका अलग अलग है, और इसमें मैंने सिचुएशन अलग दी हुई है। मैंने कहा दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दोनों की ओमेगा सेम है, तो इसका फेज आधे एम्पलीट्यूड पर 30 डिग्री, इसका भी अपने आधे एम्पलीट्यूड पर फेज कितना रहेगा? 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड 2a है या इसका एम्पलीट्यूड a है, इससे फर्क पड़ रहा है कि अपने एम्पलीट्यूड के आधे उस पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, तो
हमारे पास जो है, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, अब उसी इक्वेशन को हम लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी डिफरेंशिएट होके हो जाएगा ओमेगा, ठीक। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गई इक्वेशन। dy बाई डी टी का मतलब हो गया कि जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरे पास आ गई v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। तो अगर मैं चाहूं तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी एक रिलेशन बना सकता हूं। यहां ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो जरा देखो 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अच्छा, इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं इसको, क्योंकि मुझे लगा वो इसमें भी ए लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बात लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई y अपॉन ए, और फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाली सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं कॉस ओमेगा टी की वैल्यू। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो गई v अपॉन ए ओमेगा। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर। दोनों को जरा ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, तो 3 + 4 किया मैंने, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, इधर आ गया वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हो गई, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई किसके किसके बीच की, ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी इक्वेशन बन गई आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज के बीच में। ये मेरी इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। और अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेरिएबल हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो जरा एक बार बताओ इक्वेशन किसकी आई है, ये इक्वेशन देखने पर किसकी आ रही है, किसकी इक्वेशन बनी हुई है, पहचान पा रहे हो इसको, किसकी इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इलिप्स की इक्वेशन है। अगर मैं इसी को यहां पर ड्रॉ करना चाहूं, तो ये वाली मान लो एक्सिस मैंने ले ली y डिस्प्लेसमेंट, ये वाली एक्सिस ले ली मैंने v, ठीक है। तो अगर मैं इलिप्स इस पर ड्रॉ करना चाहूं, तो इस तरह का कुछ इलिप्स हो गया। सर ऐसा बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, या ऐसा बनेगा, इन पे डिपेंड करेगा कि इनकी वैल्यू क्या है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो y पे जो इंटरसेप्ट है वो है कौन सा, a का, और v पर जो इंटरसेप्ट है वो कौन सा है, a ओमेगा का, ठीक। तो ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरिएशन है, इलिप्टिकल वेरिएशन है, ये निकल कर आ गया। इस ग्राफ से भी अगर स्टडी करोगे तो भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। एक बात बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, इस ग्राफ से भी अगर देखें तो ग्राफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दे रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, देखो कितनी है इस ग्राफ से भी, यहां से हमें दिख रहा है वी मैक्स है कितना, ए ओमेगा, और किस डिस्प्लेसमेंट पर है, यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट कितना है
जीरो। जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वेलोसिटी कितनी है? ये ओमेगा। ए ओमेगा। और एक बार माइनस ए ओमेगा भी है, तो वो एक बार रिटर्न किया होगा तो उसका रहा होगा। तो ये कब है? जब y कितना है? जब y है कितना? जीरो। जीरो। मतलब मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मिनिमम कहां पर है और कितनी है? v मिनिमम कितनी है और कहां पर है? इस ग्राफ से देखो, ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। इस पॉइंट पर बताओ जरा वेलोसिटी कितनी है? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट तो a है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और कब वेलोसिटी जीरो है? जब y की वैल्यू क्या है? a पर भी और किस पर? तो y बराबर a और माइनस a पर वेलोसिटी क्या है आपकी? जीरो। जीरो। और ये कौन से a, y जब a है और माइनस a है, मतलब ये कौन से पॉइंट है? ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पर, अपने एक्सट्रीम पर जो वेलोसिटी है एसएचएम में वो क्या रहती है? अपने एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या रहेगी एसएचएम में? जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी का ये फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का ये फंक्शन है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? देखो जरा, पाई बाय टू। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? पाई बाय टू। और कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? वेलोसिटी लीड कर रही है कितने एंगल से? पाई बाय टू से। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ टाइम के साथ क्या इक्वेशन बनी हो। अगर ये पाई बाय 6 हो जाता, यहाँ पे प्लस पाई बाय 6 हो जाता, तो यहां पर भी कितना आ जाता? प्लस पाई बाय 6। मतलब हमेशा ही ये लीड करेगा कितने एंगल से? 90 डिग्री के उससे फेज से हमेशा ही वेलोसिटी फंक्शन डिस्प्लेसमेंट से क्या करने वाला है? लीड करने वाला है। क्या ये बात समझ पाए? इसको नोट कर लिया? ठीक। वेलोसिटी इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, वेलोसिटी इक्वेशन हमारे पास आ गई, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमने एक इक्वेशन तो रेफरेंस लेने पड़ेगा, उसी के बेसिस पर देख पाएंगे। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको पहले नोट कर लेने दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा तो था ही, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी भी डिफरेंशिएट होगा, तो ओमेगा टी डिफरेंशिएट होकर ओमेगा बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक। और जरा यहां से देखो, डीवी बाई डी टी हो गया क्या? एक्सेलरेशन बराबर ए साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं? यही हमारा डिफाइन हुआ था क्या? यही हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अरे क्या बात क्लियर है? क्या ये वही इक्वेशन नहीं आ गई जो मैंने एसएचएम की कंडीशन में सबसे पहले बताई थी? ए प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिखा था, एक्स वहां एक्स डिस्प्लेसमेंट लिखा था, यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ही। तो ये क्या लिख गया? ये अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट के माइनस वाई के। बोलो, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया किसके? माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट। ठीक। और अगर वही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। चलो ए और वाई के बीच ग्राफ बनाए, कैसा आएगा? ए और वाई के बीच का ग्राफ क्या दिख रहा है? ओमेगा तो कांस्टेंट है, ए और वाई के बीच ग्राफ कैसा दिखेगा? बनेगा ये तो अभी स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, और ओरिजिन से जाता हुआ बनेगा और नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। अरे क्या ये बातें तो सीख गए हो ना अभी? ये तो पॉजिटिव बना दिया ना मैंने, ये बनेगा ना। ठीक है। तो जब y की वैल्यू क्या है? देखो जरा, y की वैल्यू मैक्सिमम a हो सकती है। y की मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम a हो सकता है। तो जब y की वैल्यू a है, जब y की वैल्यू a है तो एक्सेलरेशन कितना है? देखो जरा, y की वैल्यू a है तो एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर a। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर आ रही कितनी? माइनस ओमेगा स्क्वायर a। और जब y की वैल्यू माइनस a है तब एक्सेलरेशन कितना है? तब एक्सेलरेशन है a ओमेगा स्क्वायर। और जब y की वैल्यू क्या है? जीरो, मतलब कौन सी पोजीशन हो गई है? मीन पोजीशन। तब एक्सेलरेशन देखो
जीरो ही आना, फोर्स जीरो आना चाहिए मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन भी जीरो आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जीरो। क्या यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा, फेज वाइज देखोगे तो कितना फेज है, कितना फेज आगे है, ये कितना क्या दिख रहा है? माइनस साइन ओमेगा टी का है, 5/2 माइनस साइन ओमेगा टी का है। कितना फेज आगे है? देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? नो सर। सर 90 डिग्री से लेफ्ट हो जाएगा ना। पीछे अच्छा। होगा। चलो फेज का भी एक डायग्राम बता देते हैं। फेज डायग्राम देखना भी, एक फेजर का एक डायग्राम होता है, ऑल्दो वेव में ज़्यादा काम करता है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। फेज डायग्राम समझ लो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया है, और समझ लो। जो एंगल का लीड लैग देखने का चक्कर रहता है, ये फेज डायग्राम से बना सकते हो। फेज डायग्राम रखता है अपने पास क्या क्या जानकारी, ये किस किस इंफॉर्मेशन को रखता है? ये रखता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और रखता है क्या? और रखता है अपने पास फेज। सर हाँ, पीछे वाला पीछे समझाइए, नहीं समझ में आया। अरे अभी आ रहे हैं बाबू, पहले ये तो देखो। फेज डायग्राम पहले देख लो, उस पे आ रहे हैं, वहां पे बताएंगे कैसे लीड लैग कर रहा है, वहां से समझ जाओगे। फेज डायग्राम किसी भी उसका एम्पलीट्यूड और फेज एंगल के बारे में जानकारी देता है, और चीजों के फेज डायग्राम बना के आप आसानी से देख सकते हो कि कोई चीज लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो कैसे इससे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखो, इस तरह से बना लेते हैं अपन, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। यहां पर हम शो करते हैं साइन के फंक्शन को, साइन ओमेगा टी या इस तरह का कुछ बन रहा हो, तो यहां पे उसके रेफरेंस से बनता है ये। स्टार्ट करते हैं, और इससे जब 90 डिग्री पहुंचते हैं, ऐसे जाओगे, इस तरह से जाओगे तो लीड कर रहे होगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो लीड कर रहे होगे, और क्लॉकवाइज घूम रहे होगे तो लैगिंग हो रही होगी। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है कि लीड कब कर रहा है? जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो लीडिंग होगी, और जब क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो लैगिंग हो रही होगी। और रेफरेंस कौन सा है? उस ये जैसे रेफरेंस हो गया मान लो साइन ओमेगा टी का। अब इससे 90 डिग्री गए तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या बन जाता है? कॉस ओमेगा टी। तो ये वाला रेफरेंस आप याद रखो किसके लिए हो गया? कॉस ओमेगा टी का। ठीक, अच्छा ये वाला जो रेफरेंस हो गया, ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। अगर ये साइन ओमेगा टी के लिए बनाया है तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। और ये वाला हो गया कितना? माइनस कॉस। ठीक, अब इस डायग्राम से आप किसी भी उसके लिए कितना लीड कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, फेजर का अगर बना दिया तो इससे इक्वेशन और बाकी सारी चीजें भी बना लोगे। समझना एक चीज और, इस पूरे डायग्राम को ऐसे कोई घुमा भी सकता है, पूरे डायग्राम को ऐसे घुमाया भी जा सकता है। यहां ये मतलब नहीं है कि साइन यहां लेना है या कॉस यहां लेना है, यहां मतलब ये है कि साइन से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर क्या आएगा 90 डिग्री के बाद? कॉस। लेकिन बार बार घुमाने का कोई चक्कर नहीं है, हम एक ऐसे ही फिक्स रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए भी आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अपन यही डायग्राम को मानते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे और इक्वेशन वाइज भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा फेजर आपको जानकारी देता है एम्पलीट्यूड की और फेज की। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे, और ये इसका एम्पलीट्यूड लिख दिया A1। ठीक, तो ये मेरी एक इक्वेशन बता रही है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है और फेज कितना है? फेज 0 डिग्री का है, मतलब साइन ओमेगा टी के साथ बन रहा है। इसी तरह से मेरे पास एक और मैंने यहां पर बना दिया, ये इसका मैंने लिख दिया A2, और यहां से लिख दिया मैंने, मान लो ये लिख दिया मैंने π/6 या 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, π/6 कह लो या 30 डिग्री कह लो। ठीक, ये मेरा A2 हो गया। और चलो और बना देता हूं, एक मैंने बना दिया, मान लो यहां पर बना दिया ये, ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने A3, और ये एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री। ठीक, ठीक है, चलो अब हम इक्वेशनें लिखते हैं। इसका यहां पर ये मान लेते हैं y2 डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लेते हैं y1 वाला डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाले मान लेते हैं y3 वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फेजर को देखते हुए, जो फेजर डायग्राम बनाया है, इसको देखते हुए मैं इक्वेशंस लिखता हूं, और आप देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। y1 की जो इक्वेशन रही होगी, y1 की इक्वेशन मेरी रही होगी y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी। ठीक, y क्योंकि इस पर है, इस पर बनाया हुआ है, तो अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना होगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि A1 ये हो गया और इधर ड्रॉ कर दिया साइन ओमेगा टी के साथ। y2 की इक्वेशन क्या होगी? y2 की इक्वेशन क्या क्या होगी?
y2 इससे कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर, तो y2 की इक्वेशन होगी, एम्पलीट्यूड है a2 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लिख देते हैं, बाद में π/6 कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर इसको देखकर ये कैसे लिख रहे हैं, ये बात समझ गए? Yes, sir. ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। No, sir. और क्या लिख सकते हैं? अब देखो यहां से ही देख के, मैं फेजर से देख के मेरे लिए कितना आसान हो जाता है, बाकी सारी बातें देखना। अच्छा, यहां से उल्टा जा रहे होगे ना, यूं ऐसे जाके कितना एंगल आ रहा होगा, A2 cos omega t minus ऐसे जाके कितना एंगल आ रहा होगा, ये कितना एंगल आ रहा होगा, 60। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, सुनना, a2 cos ओमेगा टी माइनस, अरे प्लस नहीं, कैसा गए हो भैया, ये माइनस लिखा जाएगा और ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, तो उल्टा आए हो ना, माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब कॉस ओमेगा टी माइनस कितना, अरे कोई डाउट है इसमें? No, sir. और क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसी फेजर से, और मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिकली कोई सॉल्व करके इसको देखे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दे देगी उसको, सेम, ठीक है। तो इसमें साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाएं और इसको कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगाएं, इक्वेट करा के देखें तो इक्वल मिल जाएगा, लेकिन फेजर हमको ये बड़े आसानी से दे देगा। चलो इसके रेफरेंस से भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसके रेफरेंस से भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। कितना इधर जाना पड़ रहा है, ये लैगिंग है लीडिंग, क्या है, लैगिंग है, लैगिंग है, कितना कितना लैग कर रहा है, कितना एंगल, 90 ये 150. और 60 ये, कितना, 150. इसको पता है और क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 150 डिग्री। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. समझ पाए या नहीं समझ पाए? एक को और समझाइए। हाँ देखो देखो, यहां से इसके रेफरेंस से देखो तो यहां से इतना जाएगा ये एंगल, कैसा पहले तो गए, कैसा लीड गए कि लैग गए, लैगिंग गया। लैगिंग गया, माइनस साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है, कितना एंगल लैग गया, 150। तो माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस 150। इसको 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 सबको सॉल्व कर लो, सेम आएगा। और सुनो, यहां से ले जाके ऐसे गए, कितना एंगल गए हैं, सोचो ये कितना एंगल गए, ये कितना एंगल हुआ, 80. 180, 210. 180 और प्लस 30 कितना एंगल हुआ, 210. 210 डिग्री हुआ। yes sir और 210 डिग्री लीड किया या लैग किया, लीड किया. तो और क्या बन सकता है, माइनस के साइन की ओमेगा टी के रेफरेंस में है ना ये, तो माइनस a2 साइन ओमेगा टी, प्लस 210। यस सर। इन सब की वैल्यू उठा के सॉल्व कर लो, सबकी वैल्यू क्या आने वाली, सेम आने वाली है। चलो ये बता दो, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला 90 और 30, 90 और 30 कितना हुआ, 120 और लीडिंग है या लैगिंग है, लीडिंग, तो और क्या बन जाएगा y2, इसके रेफरेंस से देख रहे हैं ना, माइनस a2 ओमेगा टी प्लस 120। यस सर। अरे क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और किसी के बीच का भी फेज डिफरेंस बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। मेरे को कोई बोले कि इनके इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ या इनके इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, तो उनके एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही उनका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। और अगर आपको दोनों एंगल मौजूद हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एक ये है और एक ये है, और एक फेज डिफरेंस तो ये भी दिख रहा है और एक फेज डिफरेंस ये भी दिख रहा है, बोलो, तो अगर ये मान लो 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 330। 330 330। तो ऑप्शन वाइज दोनों ही ऑप्शन क्या है मेरे, करेक्ट है। फेज का डिफरेंस 30 डिग्री भी है और फेज का डिफरेंस 330 डिग्री भी है, तो या तो एक ही ऑप्शन है तो ठीक है, और दोनों ही पढ़े और बोथ 1 2 का ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो मिनिमम वाला एंगल आ रहा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कौन सा, 30 डिग्री। लेकिन देखा जाए तो फेज डिफरेंस 30 भी बनेगा और 330 भी बनेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक, चलो अभी इसी पे मेरे को देख के आपको मैंने यहां से फेज बना हुआ था और मैंने इक्वेशंस बना दी। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं और आप फेजर ड्रॉ कर दो, इक्वेशन लिखता हूं फेजर ड्रॉ कर दो, ठीक है। हाँ हाँ जी, सर
माइनस A2 cos ओमेगा t प्लस 120 से ए वाला और एक बार समझ हाँ, एक बात बताइए, इसके रेफरेंस में ये माइनस कॉस ओमेगा टी की लाइन है, समझ गए? इसके रेफरेंस में ये वाला कितने y2 की बात कर रहे हैं, कितने एंगल पे चल रहा है? 90 होगा ना। नहीं, 90 तो यही हुआ और 30 ये, y2 को देखो ना, हाँ ठीक है सर, अब ठीक है, अब समझ गए? और लीडिंग है तो प्लस लग गया, और इसके रेफरेंस से लीड किया था, इसके उससे लिया था तो माइनस A2। क्लियर है? हाँ सर, मैंने वो 120 का गड़बड़ कर कोई बात नहीं, समझ गए? ठीक है, अब एक काम करते, चलो चलो एक इक्वेशन लिख लो पहले, ठीक है? एक क्वेश्चन देख लेते हो और एक इक्वेशन लिख लो आप। फेजर मैं चलो बना देता हूं, मैं फेजर पहले बना देता हूं और आप इक्वेशन में। यहां क्या था, यहां किसका रेफरेंस उठाया था मैंने, क्या लिखा हुआ था? साइन ओमेगा टी का लिया था रेफरेंस के लिए। यहां क्या लिख लिया था? 90 डिग्री से लीड करता है तो कॉस ओमेगा टी, ये हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है? और ये हो जाता है कितना? अच्छा, आपको इससे इनको भी कौन कितना किससे लीड कर रहा है ये भी दिख जाता है। कॉस ओमेगा टी किससे लीड कर रहा है, देखो जरा, 90 डिग्री किससे लीड कर रहा है? कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, क्या ये बात दिख रही है? अरे ये समझ लोगे तो अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे ही खत्म हो गया, वेव भी कंप्लीट हो गया, बहुत सारा पार्ट आपका लीड लैग का जो फेज वाला जहां जहां भी आता है सब कंप्लीट है यहां से ही देख के। किसी ने जब मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे थे तब किसी ने बोला था कि सर फेजर नहीं पढ़ाया आपने, आप ही की क्लास में किसी ने बोला था, हमने बोला था एसएचएम आएगा तो वहां पढ़ाएंगे फेज डायग्राम। हाँ देखो, सब याद रहता है मेरे को, एक एक चीज याद रहती है, भूलता कुछ नहीं हूं मैं। याददाश्त देख रहे हो कितनी स्ट्रांग याददाश्त है। तो भैया यही आज वो दिन है जिसके बारे में रेफरेंस लिए थे, ठीक? तो इसको समझ लीजिएगा तो वेव, ईएम वेव, एसी सब आसान हो जाएगा। ये दिख रहा है कि कॉस ओमेगा टी 90 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है साइन ओमेगा टी से। साइन ओमेगा टी से। और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के कंपैरिजन में क्या है? 90 डिग्री क्या कर रहा है? डिग्री से लैग कर रहा है। अच्छा, माइनस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से क्या कर रहा है? 180 डिग्री से लीड कर रहा है। कर रहा है। क्या कर रहा है? 180 डिग्री से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी से माइनस साइन ओमेगा टी 180 डिग्री आपने बोला क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और लैग भी कर रहा है। साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी से लीड भी कर रहा है और लैग भी कर रहा है 180 डिग्री से। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, कॉस ओमेगा टी और माइनस साइन ओमेगा टी इसमें कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है ये बता दो। माइनस साइन ओमेगा टी लीडिंग है। इन दोनों में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? माइनस साइन ओमेगा टी लीड कर रहा है। खाली देखो, खाली लीड और लैग से तो बात नहीं बनेगी, फेज भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक चीज लीड कर रही है वही सेम चीज लैग भी कर सकती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक चीज जो लीड कर रही है वो किसी दूसरे एंगल से क्या कर सकती है, क्योंकि पूरा चक्कर है ना 360 का, लैग भी कर सकती है। तो ये चीज 90 डिग्री क्या कर रही है, ये चीज 90 डिग्री इससे क्या कर रही है? लीड कर रही है। क्या ये बात दिखाई दे रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ठीक है, चलो एक बना लेते हैं इसमें। चलो एक इक्वेशन बना दो, तुम एक इक्वेशन बना दो, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये ड्रॉ किया है, इसकी जो जो तुम इक्वेशन तुम्हें लगती है ये ए है, ठीक है? और यहां से ये 30 डिग्री है। चलो 2 4 6 इक्वेशन बना दो इसकी अलग अलग, क्या क्या लिख सकते हो। ये जिसका फेजर बनाया है उसकी इक्वेशन क्या रही होगी, इसकी फेजर बनाया इसकी इक्वेशन क्या रही होगी? y बराबर क्या लिखूं बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखनी है। एम्पलीट्यूड ए लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ठीक है? माइनस और क्या लिख दूं? ए होगा ना। और क्या लिख दूं? और बताओ। यहां से ये 60 डिग्री भी होगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री ए साइन ओमेगा टी प्लस
3, 330 हाँ ये भी इक्वेशन लिख सकते हो क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस 330 डिग्री। सर ये भी लिख सकते ना, ए cos ओमेगा टी हाँ प्लस माइनस 120 डिग्री। Yes, sir. A cos omega t minus 120 degree. 90 और 30, हाँ ये भी लिख सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। सर ये भी तो लिख देना। हाँ, बता। ओमेगा टी माइनस 150 माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस 150 माइनस 150, मतलब तुम ऐसे चल रहे हो तो ये हुआ 180, Minus 210. ऐसे चल रहे हो Plus होगा। तो फिर प्लस होगा ना, प्लस 150 डिग्री। हाँ ये सारे ही जवाब जो है, समझ गए अब आप लोग, हम समझ गए। अब ये सारे ही जवाब से आप कैलकुलेट करके देख लो, सबसे आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, सेम ही बनेगा, क्योंकि सब एक ही बातें लिखी हुई है घुमा घुमा के। ट्रिग्नोमेट्रिकली कोई सॉल्व करेगा तो निकाल लेगा कि सारी बातें एक है, नहीं तो हम फेजर से भी देख के बना सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक इक्वेशन लिखता हूं और उसका फेज डायग्राम बना दो। y इक्वल्स टू मैंने लिखा a1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक। दूसरा y इक्वल्स टू लिखा मैंने a2 कॉस ओमेगा टी। तीसरी इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू, ये y1 है, ये y2 है, y3 है, a3 माइनस a3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। चलो इन तीनों को ड्रॉ कर दो फेजर में, कहाँ कहाँ फेज में कहाँ कहाँ आएंगे, जल्दी से ड्रॉ कर दो। a1 a2 a3 ड्रॉ कर दो, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। फेजर डायग्राम जब बनाते हो तो आप दो जानकारियां दिखाते हो, एम्पलीट्यूड की जानकारी दिखाते हो और फेज की जानकारी दिखाते हो। तो मेरे को क्वेश्चन बोला है ड्रॉ फेजर डायग्राम, ड्रॉ फेजर डायग्राम, क्योंकि उसको देखकर आप सर हो गया, कर दिया। भी निकाल सकते हो, ठीक है। y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये आ गया होगा a1, यहां से ले लिया 30 डिग्री पे, ठीक। a2 कॉस ओमेगा टी मेरा ये रहा होगा a2, ठीक। और a3 साइन ओमेगा टी माइनस लगा हुआ है, माइनस a3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, तो यहां पे कहीं आ गया होगा a3 वैल्यू, और ये एंगल रहा होगा कितना। 30 डिग्री। अब कोई पूछता है इन दोनों y2 और y3 में क्या फेज डिफरेंस है, तो देखो यहां देखने में लगता है कि कितना फेज डिफरेंस है। देखो किसी ने पता चला ये उठा लिया ओमेगा टी और ये उठा लिया, क्या इसको इसके डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल पाओगे भाई? ये कॉस का फंक्शन है, साइन का, या तो दोनों सेम हो, सेम में लेके आओ तब फेज डिफरेंस देख पाओगे। अदरवाइज यहां से देखोगे तो क्या दिख रहा है, अगर तुम ये कॉस और माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हो तो ये 30 डिग्री दिख रहा है ना, लेकिन क्या वाकई में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है? इनके और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस अगर कोई कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y3 कितना है, जरा देख के बताओ। 120 तो ये 90 और 30 कितना है, 120 डिग्री। 120। अरे मेरी बात समझ में आ गई? किसी को इसमें डाउट है तो बोलो जल्दी से। ठीक है, सर वो सेकंड वाला बता। हाँ क्या चीज बताओ। y2 इक्वल टू cos ओमेगा टी। ये कैसे ड्रॉ किए? जी सर। ठीक है, आप एक बात बताइए, रेफरेंसेस जो मैंने बताए थे वो क्या क्या बताए थे, यहाँ क्या बताया था? रेफरेंस sin ओमेगा। साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी के साथ 0 डिग्री है तो यहीं पे ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ क्या बताए थे? cos ओमेगा। तो कॉस ओमेगा टी के साथ कोई एंगल तो है नहीं, यस। साथ में कोई प्लस 0, इसके साथ इसके साथ कोई लीड लैग करता हुआ नहीं है ना, तो यहीं ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ठीक। समझ गए? जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो मेरी एक बात बताओ, अब यहां पे आ जाते हैं वापस। अब बता दो मुझे, वेलोसिटी फंक्शन और एक्सेलरेशन फंक्शन में
कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? वेलोसिटी फंक्शन और एक्सेलरेशन फंक्शन में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर तो एम्पलीट्यूड पड़े हुए हैं उसके। एक्सेलरेशन लीड कर रहा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से लीड कर रहा है, कितने एंगल से? यस सर, पाई बाय 2 से। अरे ये फंक्शन बना हुआ है किसके लिए? कॉस का ओमेगा टी का। और ये बना हुआ है किसका? माइनस साइन ओमेगा टी का। तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी से 90 डिग्री क्या कर रही होगी? लीड कर रहा है। अरे दिखता है ना ये बात। माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी से 90 डिग्री क्या कर रही है? क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये इक्वेशन आ गई, ये ग्राफ आ गया। और अब अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ करता हूं, और एक चीज और भी देख लेते हैं कि लीड लैग का फंक्शन यहां पे भी कैसे ऐसे काम करता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे y बराबर मेरी इक्वेशन बनी थी a साइन ओमेगा टी। ठीक, अब एक चीज और भी समझ लेना, साइनसॉइडल फंक्शन होता है बेसिकली एक, साइन का हो, कॉस का हो, किसी भी फेस का हो, एक साइनसॉइडल फंक्शन होता है। और साइनसॉइडल फंक्शन हो गया इस तरह का, समझना इस बात को ध्यान से। साइन का कोई फंक्शन हो गया, ये तो चलता रहता है ना ऐसे। अब इसी पे आपका स्टार्ट, आपने रेफरेंस इक्वेशन का कहां से बनाया है उस पे डिपेंड करता है कि कोई फंक्शन कैसा लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। जैसे हमने कहा कि ये था रेफरेंस मेरा साइन ओमेगा टी के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हम क्या करते हैं? लीड करते हैं, पॉजिटिव प्लस में जाता है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ये फंक्शन बन जाता है किसका? क्या ये बात क्लियर है? अब इसी चीज को जरा यहां देखो, ये अभी किसका ग्राफ बना हुआ है? यहां से शुरू किया है, ये किसका ग्राफ बना हुआ है? ये बना हुआ है साइन ओमेगा टी के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक, इसका कहीं पीछे से भी चल रहा होगा, मतलब हमने यहां से रेफरेंस ले लिया, इसका कहीं ऐसे ऐसे चल रहा होगा, यहां पे हमने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब एक बात देखो, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? आगे बढ़ने को कहते हैं कि लीड कर रहे हो। और पीछे जाओगे तो क्या कहेंगे? पीछे जाने को बोलेंगे कि लैग कर रहे हो। तो लीड कर रहे हो मतलब पॉजिटिव में आगे जा रहे हो, लैग कर रहे हो मतलब निगेटिव में आगे जा रहे हो। कॉस का तुमको ग्राफ याद है कहां से स्टार्ट होता था? यस सर, ऊपर से। टॉप से स्टार्ट होता था ना? यस सर। ठीक है, और ये एंगल अगर मान लो मैं जीरो रेफरेंस मान लेता हूं, अगर इसको जीरो मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल मेरा कितना रहा होगा? 90। ये वाला मेरा कितना रहा होगा? 180। ये वाला मेरा कितना रहा होगा? 270। ये वाला मेरा फिर से कितना? 360। अब एक बात बताओ, अगर 90 डिग्री में लीड कर जाऊं, 90 डिग्री लीड कर जाऊं, 90 डिग्री लीड कर जाऊं, इस ग्राफ में लीड करने का मतलब 90 डिग्री लीड कर जाऊं, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और इसको देखो जरा, काहे का ग्राफ बन गया? किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया किसका? ये ग्राफ हो गया आपका कॉस ओमेगा टी का। अरे बात समझ पाए कि नहीं? 90 डिग्री लीड करने पर आपका जो ये ग्राफ बन रहा है, ये कौन सा ग्राफ बन रहा है? कॉस का। 90 डिग्री और लीड कर जाए, 90 डिग्री और लीड कर जाए, यहां पे पहुंच जाओगे। पीछे का मत देखना, ये सब मत देखो। अब जो ये ग्राफ बन रहा है, ये किसका ग्राफ है? माइनस साइन ओमेगा टी का। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस लगा दे भाई। और अच्छा एक बात बताओ, और 90 डिग्री लीड कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, और 90 डिग्री आगे बढ़ जाओ, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। और ये ग्राफ किसके लिए हो गया? क्या बात दिख रही है आप लोगों को, सभी लोगों को? हाँ सर, एक बार फिर से बताइएगा। इधर जाओगे तो 90 डिग्री लीड, मतलब इधर जाओगे तो लीड करोगे, और पीछे आओगे तो लैग करोगे। अगर 90 डिग्री आगे बढ़ गए तो ये जो इक्वेशन बन गई, 90 डिग्री आगे बढ़ गए तो इक्वेशन किसकी बन गई? कॉस की। तो ये जो ग्राफ है किसका रहा होगा? कॉस ओमेगा टी का। अरे कॉस का ग्राफ देखा है पहले कभी? ऐसा होता है? यस सर। बनता तो साइन कर्व से ही है। यस सर।
sir. साइन कर्व में ही तो बस रेफरेंस पॉइंट अपना चेंज किया और क्या, ग्राफ बनते चले गए। Yes. तो जरा देख के देखो ये ग्राफ किसके लिए हो गया है। अगर मैं 90 डिग्री आगे चला गया तो ये जो ग्राफ है यहां से अगर स्टार्ट कर रहा हूं मैं t0 मान रहा हूं, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये इस यहां से देखो, इससे इसके पहले से देखो कितना हो जाएगा ये। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये ग्राफ किसका हो गया, देखिए जरा किसका हो गया, Cos का. कॉस का हो गया। क्या बात दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, और फिर 90 डिग्री आगे चले गए तो अब यहां पर और 90 डिग्री आगे चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, और 90 डिग्री आगे चले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन का। तो और 90 डिग्री आगे बढ़ गए, यहां पर पहुंच गए, तो अब जो ये ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये किसका ग्राफ हो गया, माइनस साइन का। और 90 डिग्री आगे चले गए तो ये माइनस से शुरू हो रहा है, किसका ग्राफ हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी का। तो इधर आप बढ़ते जा रहे हो तो लीड करते जा रहे हो, और कैसे उसके ग्राफ चेंज हो रहे हैं, क्या ये बात दिखाई दे रही है या नहीं? Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता तो कैसे ड्रॉ होता, कैसे ड्रॉ होता, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता, साइन के कर्व से ही ड्रॉ होता। ठीक, मेरे को अगर साइन का रेफरेंस याद है कि साइन का ये ग्राफ होता था, तो ये अगर मेरे लिए साइन का ग्राफ होता था तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 का कहां से स्टार्ट होगा, हाँ, ये पाई बाय 6 का मतलब कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री. और लीड करता हुआ है 30 डिग्री, हाँ, तो 30 डिग्री यहां से स्टार्ट होगा, वहाँ से शुरू होगा. तो क्या यहां से ग्राफ शुरू होगा मेरा किसका, क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. और ये इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी इसकी, ये वाली, ये वैल्यू क्या रही होगी, a/2 t बराबर 0 पर ये वैल्यू कितनी रही होगी, a/2 अरे t 0 डाल दो तो साइन पाई बाय 6 की क्या वैल्यू हो गई, साइन 30 a/2 1/2। 1/2 क्या बात समझ पा रहे हो? जी सर। और अगर माइनस में जा रहा होता तो आप उसी साइन के या किसी के भी रेफरेंस से, जिसके भी रेफरेंस से आप कितना आगे गए हो कितना पीछे गए हो, आप उस चीज को बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर साइन का एक रेफरेंस है तो ये ग्राफ पकड़ लो, कॉस का रेफरेंस है तो इस ग्राफ से प्लस माइनस कर लो, माइनस कॉस का माइनस साइन का रेफरेंस है तो ये वाला ग्राफ पकड़ के प्लस माइनस कर लो, माइनस कॉस के उससे दिया हुआ है तो ये वाला ग्राफ पकड़ के उसमें प्लस माइनस कर लो। क्या उसके हिसाब से आप ग्राफ बना पाएंगे या पहचान पाएंगे? हाँ, सर जो इसके आगे 360 में बनेगा वो उसी से सेल ओमेगा टी बनेगा ना, क्या चीज? जो 360 में ग्राफ बनेगा वो उसी से सेल ओमेगा टी बनेगा ना, 360 के बाद से फिर से साइन का ही ग्राफ हो जाएगा। तो उसके जो पहले आएगा वो लेगिंग करेगा और उसके बाद जो जाएगा वो लीडिंग करेगा ना। हाँ ठीक है सर। चलो, अच्छा अगर ये ग्राफ सोच बनाना हो, y इक्वल्स टू मान लो बनाना हो मेरे को माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस 30 डिग्री, ये ग्राफ बनाना हो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किसका ग्राफ बना ले? माइनस साइन का ग्राफ बना ले। क्या बात समझ में आती है? और माइनस साइन का ग्राफ आपने देख लिया अभी कैसा बनता था, कहां से शुरू होता था, ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ये ग्राफ किसके लिए हो गया? ये ग्राफ हो गया किसका? माइनस साइन ओमेगा टी का। Omega T. क्या ये बात क्लियर है? और ये पूरा ग्राफ पीछे से ऐसे चल रहा होगा ना, हमने तो बस रेफरेंस यहां पे ले लिया इसलिए ये माइनस का हो गया मेरा। ठीक, अब ये कह रहा माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब इसको कितना खिसकाना है? पीछे की तरफ खिसका दो, कितना एंगल से? Minus 30. तो पीछे से माइनस 30 खिसका दिया, मतलब यहां पर ये बन गया होगा, ये अगर पीछे माइनस 30 चला गया Yes, sir. तो मेरा जो ग्राफ इसका बनेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 का, वो देखो कितना आसान हो गया। अब मैं इससे आराम से देख के बना सकता हूं, कुछ यहां से ऐसे, कुछ यहां से ऐसे शुरू होकर इस तरह का बन गया होगा। बोलो, क्या बात समझ पाए? और ये वैल्यू कितनी रही होगी? ये वैल्यू यहाँ कितनी रही होगी? नहीं, माइनस क्यों रही होगी यार? यहाँ पे भी दिख रहा है प्लस में है, और यहाँ पे भी देखो कि टी 0 कर दोगे तो साइन माइनस 30 हो गया, कितना? माइनस a/2, माइनस 1/2, और माइनस माइनस क्या हो गया? a/2 से शुरू होगा। बेटा क्या आप लोग ये सारी बातें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या मैं ही बस बोले जा रहा हूं? समझने वाली है चीजें, एक बार अगर तुमने समझ ली
तो इसमें तुम्हारे बहुत सारी चीजें जो फेज के ऊपर पूछी जाती हैं, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो गई, चाहे ईएम वेव्स हो गई, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो गई। अल्टरनेटिंग करंट क्या, सिर्फ फेजर पे ही तो डिपेंड है। फेज समझ में जिसको आता है, कहाँ क्या लीड कर रहा है, कहाँ क्या लैग कर रहा है, कौन सा ग्राफ बनेगा किसके लिए, हो गया खत्म। यही है पूरा अल्टरनेटिंग चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो जाता है। साइन और कॉस की तो इक्वेशन सब बनती हैं, इन्हीं में से बस किसी को रिलेशन बताओ कि कहाँ फेज लीड किया, कहाँ लैग किया, कहाँ से क्या रेफरेंस है, बस वो चीज समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, सर ये cos ओमेगा टी वाला ग्राफ लग रहा है ना, जो कह रहा है मतलब साइन माइनस साइन ओमेगा टी में cos ओमेगा टी में भी 30 डिग्री लीड करता था, इसमें लेग हो रहा है तो मतलब नहीं कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ए से स्टार्ट होगा। कॉस ओमेगा ये तो अच्छा बना नहीं है, लेकिन ये आगे ऐसे जाएगा, यहाँ पर समझ पा रहे हो। कॉस ओमेगा टी का जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ये थोड़ा यहाँ पे रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो मार्क मैंने दोबारा बना दूं क्या इसको, मतलब ये थोड़ा सा नीचे कर लो इसको चाहो तो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि टॉप इसका ये है, यहां पर है इसका टॉप, ठीक है। अब ठीक है, अभी ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ और कॉस के रेफरेंस में क्या हो सकता था, सोचो जरा, कॉस के रेफरेंस में क्या हो सकता था। कॉस का रेफरेंस यहां से बनता ना, अगर फेजर में ड्रॉ करो तो ये चीज देखो, तुमको फेजर में बड़े आसानी से दिख जाएगी कहां कितना लीड कर रहा होगा। मेरे के लिए है माइनस साइन ओमेगा टी -30, तो ये रहा होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक। -30 का मतलब यहां चले गए होंगे, तो इसका मतलब यहां कहीं रहा होगा, ये ए एम्पलीट्यूड है इसका, और कितना ये एंगल रहा होगा 30, तो कॉस से कितना लीड करता हुआ ग्राफ बन रहा होगा ये 60। तो अगर कॉस का ग्राफ पकड़ के कोई 60 डिग्री आगे बढ़ा देगा, ये देखो ये ग्राफ रहा किसका, कॉस का, ये वाला ग्राफ दिख रहा है कॉस का, ठीक। और इसके इस पीक और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा इनके बीच का 90। तो अगर ये मेरा 30 डिग्री का है, क्योंकि मैंने इसको 30 डिग्री पीछे खिसका है, तो ये वाला मेरा कितना आगे खिसका होगा। क्या देखो फेजर में भी ये चीज दिख रही है कि 60 डिग्री कॉस से लीड किया हुआ है। अरे समझ पा रहे हो। जी सर। तो चलो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने इक्वेशंस बनाई हैं, लिखी हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की एक रेफरेंस लेके, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, उन सारी इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कौन कितना क्या लीड कर रहा है। y बराबर मैंने इक्वेशन बनाई थी a साइन ओमेगा टी, ये कुछ और भी बना सकता था, कोई कॉस ओमेगा टी की भी बना सकता था, साइन ओमेगा टी प्लस π/6 π/3 ऐसी भी कुछ बना सकता था, ठीक है। हमने एक इक्वेशन ये पकड़ी और इसके हिसाब से सॉल्व किया, तो v बराबर मेरा बना कितना, v बराबर मेरा बना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सारी चीजें समराइज कर रहे हैं जो अभी पढ़ी हम लोगों ने। a बराबर क्या बना, a बराबर बना माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलो तीनों को फेजर में ड्रॉ करें तो देखो कौन कहां कहां कैसे कैसे दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड है a, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट जिसका की एम्पलीट्यूड है कितना a, ठीक। वेलोसिटी कहां पर है, वेलोसिटी मेरा यहां पर है v, जिसका की एम्पलीट्यूड है कितना a ओमेगा। फेजर डायग्राम में एम्पलीट्यूड और फेज ये दो चीजें दिखाई जाती है, तो v मैंने खाली इसका नोटेशन रखा है कि आपको समझ जाए कि v के लिए ड्रॉ किया हुआ है, चाहे तो कलर अलग चीज कर देते हैं। v ये हो गया v के लिए, ठीक। और मेरा एक्सेलरेशन कहां पर है, एक्सेलरेशन मेरा कहां पर है, एक्सेलरेशन है मेरा माइनस साइन में, तो यहां पर मेरा एक्सेलरेशन है और उसके एम्पलीट्यूड कितनी है a ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहता है, माइनस साइन बस फेज को दिखा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। चलो इसमें से बता दो कौन लीड कौन लैग क्या कर रहा है, कौन किससे लीड कर रहा है कौन किससे लैग कर रहा है। हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v लीड π/2 किससे, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक। a लीड π/2 फ्रॉम किससे, वेलोसिटी से। और क्या लिख सकते हैं, a लीड पाई फ्रॉम, और ऑल्सो a लैग
पाई पाई फ्रॉम वाई लीड भी कर रहा है और साथ में पाई एंगल से क्या कर रहा है, लैग भी कर रहा है। चलो अगर इनका मैं वो ग्राफ बनाऊं, क्या कहते हैं, सारी साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन वाले ग्राफ बनाऊं, ओमेगा टी के साथ वाई का ग्राफ बनाऊं, तो ऐसा बन जाएगा साइन का, बोलो। हाँ, तो लीड लैग का क्या मतलब? अरे भैया बहुत जल्दी पूछ लिए हैं, कुछ जल्दी नहीं पूछ लिए। दिखाई दे रहा है कि एंगल दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। लीड लैग का मतलब यही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दिखाना है क्या? ओके। थोड़ा मेमोरी कम है या सुन नहीं पाए थे? पिछले भैया आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, 11 से 12 हो गया, 1 घंटा से चल ही यही रहा है कि लीड लैग लीड लैग लीड लैग। फिर आप एकदम से जाके हाँ क्या चल रहा है, 1 घंटा हो गया खत्म नहीं हुआ है। भाई मेरे, मुझे लगा सब आ गया, ये दनादन दना बता दिया करो भाई। मेरे को उधर से फीडबैक मिलना बहुत जरूरी। शकल देखो दिखाई नहीं देती है, नहीं तो क्लास में क्या करता मैं चेहरा देख के पढ़ाता हूं, जनता कौन से लेवल की बैठ। हमने देखो स्टार्टिंग डे 1 पे बोला था मेरे पढ़ाने की रेंज क्लास 8th से लेके और जेई एडवांस तक की है, तो मैं जनता देख के पढ़ाता हूं कि जनता का चेहरा कैसा कैसा बन रहा है। ऐसे ऐसे बन रहा होता तो मैं उड़ा देता हूं 2-4 क्वेश्चन वहीं पे। चलो इसलिए मुझे बताते रहा करो। अब तुम बता रहे नहीं, हम ये लो ये लो ये लो, मैं ऐड करता जा रहा हूं ऐड करता जा रहा हूं ऐड करता तो पता चला बदहजमी हो गई। अरे यार तुम तो पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिए भाई। इसलिए मैं ज्यादा डरा हुआ हूं क्योंकि इस पर बेस्ड है मेरा कम से कम 18 से 19 नंबर नीट एग्जाम का, जो ये पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में। 19 से 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं, 20 क्वेश्चन का सौदा है पूरा ये जो चल रहा है आज की क्लास में ही। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि जैसे पिछली क्लासेस नहीं समझी वो सब ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन की बात चल रही है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई कोई क्लास होती है कि छूट गई नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये वाली क्लासेस ऐसी क्लास है कि छूट गई तो सिलेक्शन ही गया। दुनिया, ब्रह्मा जी भी उतर के, आज मेरे कोई यूट्यूब पे देखा था कोई हनुमान जी बन के भी पढ़ा रहा है, तो मेरे को एकदम से याद आया कि भगवान भी उतर आए वाली बात हो गई, क्या भगवान भी पढ़ाने लग गए हैं जो है क्लासेस। तो भैया आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक इतना समझने वाली बात है। एक काम और करना, नहीं समझ पाए तो दोबारा जाके कल आज घर पे फिर से समझ लेना। 20 क्वेश्चन का सौदा है कम से कम, 15 से 20 क्वेश्चन, 50 में से 20 क्वेश्चन ये कहानी इसी पे है, ये बेस है जिस पे चलेगा। लीड का मतलब, लैग का मतलब, हिला दियो भाई तुम पूरा ऊपर से नीचे तक। हमको क्या क्या हम बता डालेगा ना आप सनाब दुनिया भर का। देखो चले ये लीड ये लैग। ओ भाई बाबू एक काम करना, इसको एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, कल जो डाउट रहे वो पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन उड़ेंगे सटाक। कम कर लो सीधे, 50 में बचे खाली कितने, 35, जिसकी तैयारी करनी है अगर ये उड़ा तो, ठीक है? हाँ अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ऊपर दिखाएंगे तो फिर वहां से ना लीड लगना स्टार्ट होगा। कहां से? अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई है उसको ऊपर दिखाएंगे वेलोसिटी की जगह में। नहीं बेटा ये साइन के लिए बना है ना। नहीं तो फिर वहां से ना स्टार्ट हो जाएगा लीड ले। कहां पे? ये जो वाई है हाँ उसको ऊपर दिखाएंगे टी की जगह पे। यहां क्यों दिखाओगे? यहां रेफरेंस किसके लिए क्या बनाया हुआ था? रेफरेंस देखो ना यार, रेफरेंस में क्या बनाया हुआ है देखो, फेजर के रेफरेंस में क्या बनाया हुआ है। यहां साइन, यस सर यहां कॉस, यस। इसी रेफरेंस को लेके तो ड्रॉ कर रहे हैं ना भाई। अरे वही तो है यार, ये नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए सर समझ गए। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, यहां मेरा साइन का रेफरेंस था ना भाई, उसी रेफरेंस को पकड़े हुए हैं। यहां पे हमने कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस पकड़ा हुआ था, यहां हमने माइनस साइन ओमेगा टी का रेफरेंस पकड़ा हुआ था, उसी रेफरेंस से ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है? नहीं सर आप उसमें बोले थे ना कि अगर ग्राफ चेंज कर देगा तो इसलिए पूछे थे।
देखो चेंज कर देंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मत करो भाई मेरे, वो तो तुम खुद अपने आप कुछ समय बाद खुद ही समझ जाओगे कि मेन अंतर इस बात से नहीं बन रहा है कि साइन ओमेगा टी यहां दिखा रहे हो या यहां दिखा रहे हो, मेन अंतर ये इस बात से पड़ रहा है कि इसके एंटी क्लॉकवाइज में जाके क्या बन रहा है। तो इस पूरे ग्राफ को घुमा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं घुमा दूंगा तो तुम घूम जाओगे, मेरी बात समझे। हाँ, ये घुमाने का मतलब है कि अपनी कॉपी घुमा के भी देख लो, तो जो एंटी क्लॉकवाइज में लीड में है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिखेगा तुमको, लीड में ही दिखेगा। लेकिन मत घुमाओ, मत घुमाओ, क्योंकि तुम घुमाओगे तो होगा क्या, क्या होगा, तुम खुद ही घूम जाओगे। इसलिए उसको मत घुमाओ। जब बुद्धि थोड़ी बड़ी हो जाएगी और विकसित हो जाएगी, विकास हो जाएगा, तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि साइन इधर ही रखना है। लॉजिक इस बात का है कि उसके एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर क्या पड़ना चाहिए, कॉस। लेकिन ये समय के साथ खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा। क्या बात समझे। जैसे धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि दुनिया सब मोह माया है, किसी काम की नहीं है, अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। तो वो अपने आप आ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। क्या ठीक बात। चलिए, ये वैसी बात है कि जैसे छोटे बचपन में आप छोटी गाड़ी के लिए शोर मचाते थे, रोते थे कि मेरे को कार ला के दे दो। फिर जब तुम बड़े हुए तो तुमको समझ में आया कि ये तो क्या है, खिलौना है ये तो इसका क्या करेंगे, बड़ी गाड़ी चाहिए। और बड़े हो जाओगे तो तुमको लगेगा अरे ये भी खिलौना है, इसका क्या करेंगे। ठीक, तो वैसे ही है, तुमको समय के साथ समझ में आ जाएगा कि कॉपी घुमा देने से इसके फेज के लीड और लैग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अभी मत घुमाओ, अभी ऐसे ही रखो जब तक बड़े ना हो जाओ। ठीक, चलिए वेलोसिटी का कैसे बनेगा, वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा किसका, वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, कहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसके इसी साइनसोइडल कर्व मान के चलूं कि एक साइनसोइडल कर्व है, तो वेलोसिटी का कर्व 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब कहां से बन रहा होगा, 90 डिग्री लीड यहां पे पहुंच के बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं, डिजाइन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की बन रही होगी। और चलो इससे मैच कराता हूं जरा, एक बार इससे मैच भी कराता हूं ताकि आप उस एक इंस्टेंट पर क्या हो रहा है वो भी देख सको। इसका कलर अलग ले लेता हूं, ये वाली डॉटेड लाइन ले लेते हैं। ये है 1 2, नीचे तक खींच देते हैं, ए का भी बना देंगे, रुको, 1 ए भी बना देते हैं। अबे भैया ध्यान से सुना करो यार, बीच बीच में तुम लोग एकदम से जागते हो और जो है फिर हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या क्या बता दिए, पहले ही एकदम से टोक दिया करो, नहीं सर नहीं समझ में आया, नहीं बढ़ने देंगे आगे। तो मैं उसी हिसाब से फिर उसमें लिया करूं। मुझे लगता है हाँ सब हाँ करते रहते हैं। माइक वो लोग लिया करें जिनको डाउट आता है, तुरंत माइक ले लिया करें। ठीक है, चलो अब बनाना है मेरे को वेलोसिटी के लिए, और मेरे को एक ध्यान में है, मुझे ये ध्यान में है, यहां चाहो तो मैं अपने रेफरेंस के लिए एक बना लेता हूं, एक साइनसोइडल कर्व बना लिया मैंने। तो यहां से साइन का शुरू होगा और यहां से किसका शुरू होगा, 90 डिग्री लीड करते हुए कॉस का। तो मैं उस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए बनाता हूं और ड्रॉ करता हूं, अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। इस तरह से बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा मेरा। थोड़ा मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है लेकिन ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लेना फिर भी। चलो यहाँ से यहाँ तक लेके आना है मेरे को, प्रयास करते हैं। अबे इतनी तो अब इससे अच्छा नहीं बन पाएगा भाई। यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये ओमेगा ओमेगा। चलो ग्राफ वाइज भी तुमको काफी सारी चीजें दिख रही हैं। ये पोजीशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये पोजीशन कौन सी है, मीन पोजीशन। तो जब इस पोजीशन पर है, सेम ग्राफ सेम ही उसके लिए बना रहे हैं, तो उसी टाइम t0 पर वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम, और कितनी, ए ओमेगा। जब ये अपने एक्सट्रीम पर है तो वेलोसिटी कितनी, जब वापस मीन पर आया तो फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम, माइनस ए ओमेगा खाली डायरेक्शन का सेंस है। और फिर से ये किस पर आया, जब मीन पर आया, मतलब एक्सट्रीम पर आया, ये एक्सट्रीम माइनस ए पे पहुंचा तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पर है, तो वेलोसिटी फिर से कितनी, 0। ठीक, चलो भाई
अब एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ किसका बनेगा? देखो माइनस साइन का। कहां से बनेगा? कॉस से 90 डिग्री लीड करता हुआ, कॉस से 90 डिग्री लीड करता हुआ, तो 90 डिग्री और बढ़ जाओगे, ये वाला बन जाएगा, ये वाला यहां से बोलो, यस सर। ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये ग्राफ आ जाएगा? क्या बात क्लियर है? ठीक। क्या चीज दिखाई दे रही है? यहां से भी देख लेते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, y जब जीरो है, तब a भी कितना है? और जब डिस्प्लेसमेंट a है, एम्पलीट्यूड a बन रहा है, तब ये एक्सेलरेशन कितना बन रहा होगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन खाली डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां से ये बात दिख जाएगी। क्या ये ग्राफ क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, चलो इस, हाँ एक्सेलरेशन वाला नहीं समझ में आया। एक बार ये बताइए, एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन होगी, समझ में आता? माइनस साइन ओमेगा टी की, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनता है? साइन का यू बनता है, माइनस साइन का कैसे बनता है? यू। तो ये माइनस साइन का बना दिया। तो जरा ये भी देख लो कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब एक्सेलरेशन कितना है, और जो हमने निकाला भी इक्वेशन में भी निकाला, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई होता है जब वाई जीरो है। ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई निकाला, तो जब वाई जीरो है तब ए भी कितना होगा? तो वो चीज यहां ग्राफ में भी दिखाई दे रही है। ठीक, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वाई की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ रही है? मैक्सिमम कितनी? ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन खाली डायरेक्शन को दिखा रहा है, समझ गए? अभी इसी को अगर मैं थोड़ा और डायग्राम वाइज में बना दूं, तो यहां पर एक ऐसा एसएचएम का बना देता हूं, और y में लिखा हुआ है तो मैं y में ही बना देता हूं, और उस पर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको एक जगह सारी जानकारी दिखाई दे जाए। तो ये मान लीजिए इस लाइन के ऊपर मेरा जो है एसएचएम हो रहा है, और ये है मेरी कौन सी पोजीशन? मान लेते हैं मीन पोजीशन। ये है मेरी मीन पोजीशन, ठीक, ये है मेरी मीन पोजीशन, और ये मेरी एक्सट्रीम है। मीन पोजीशन का मतलब y बराबर रहा होगा कितना? जीरो। y बराबर रहा होगा कितना? यहां पर a, यहां पर y बराबर रहा होगा कितना? ये मीन पर लग नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे खिसका देते हैं, यहां पर ले लेते हैं। y बराबर जीरो, ये हो गया मीन पोजीशन, और यहां पर हो गया y बराबर माइनस a। ठीक, अच्छा, अब यहां पर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी? मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, कितनी निकाली? a ओमेगा। ठीक, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। ये सब डेटा हम लोगों ने निकाल लिया है। इसके बाद यहां वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और कितना? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और होगा वैल्यू वाइज कितना? a ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी वेलोसिटी एक्सट्रीम पर कितनी? जीरो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और कितना होगा? a ओमेगा स्क्वायर। ठीक, वैल्यू वाइज लिख दिया है खाली। माइनस साइन क्यों आता है उसकी भी बात समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो और एफ बी कितना होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ बी जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर है, और अब मेरे को पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर है मगर नीचे की तरफ आ रहा है, आप एक बार बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हो? ये है डिस्प्लेसमेंट। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस पोजीशन पर इधर ही होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? और जो एसएचएम में फोर्स होते हैं वो रिस्टोरिंग होते हैं। रिस्टोरिंग का मतलब वो हमेशा कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को किधर लाने के लिए? मीन पोजीशन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फोर्स किस तरफ होगा? इस पर, नीचे की तरफ। ये रही इसकी वेलोसिटी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन बन रही है तो क्या होगा? तो क्या होगा? जैसे यहां पर है, ये मीन पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अभी बोलो, अभी बोलो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से देखा जाता है। कैसे बोले? यहां पर होगा ये,
और रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगा? नीचे की ओर, अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो जरा देखो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं? चाहे कोई भी केस बना लो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही आएंगे। चलो यहां पे इसकी बात करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको बताओ ऊपर बना दे नीचे बना दे। चलो ऊपर बना देते हैं, इधर जा रहा है, ठीक, इस तरफ जा रहा है मान लो। चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, नीचे 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 मीन से देखा जाता है। नीचे होगा ना सर, नीचे देखते हैं ना। इनसे नीचे, प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। फोर्स ऊपर की ओर, कोई कह रहा है ऊपर की तरफ होगा, वो बेचारा बस ये देखता एरो, मीन से इसकी पोजीशन किधर है? नीचे नीचे तो देखना बाबू कहां से है? मीन से मीन से ही देखा जाता है। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में जो y है या x है वो हमेशा मीन से पोजीशन बताता है। तो ये रहा होगा y, ये चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, इसका y यही रहेगा अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो। और फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग होता है, तो फोर्स तो हमेशा किस तरफ लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ। ऊपर भी मत बोलो, फोर्स हमेशा बोलो किस तरफ लगता है? मीन पोजीशन की तरफ। तो यहां पे भी देखो तो y और f हमेशा कैसे रहेंगे? इसीलिए साइन लग रहा है हमेशा a बराबर माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर वाई, इसीलिए a हमेशा प्रोपोर्शनल लिखा जाता है किसके? माइनस वाई के, ठीक है। माइनस साइन ये चीज दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे एसएचएम के केस में। ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सर एक्सेलरेशन वो माइनस लिख सकते हैं कहां पे? यहां यहां माइनस साइन बस खाली वो दिखाएगा वैल्यू। तो इस समय एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो इसको कैसा लिखोगे? प्लस रहेगा। और यहां एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? तो इसको माइनस लिख दो। तो अगर ये प्लस लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। हाँ सर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यानी एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस जो है सर वो 180 डिग्री का है, तो दोनों अपोजिट होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात सोची है आपने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और बड़े अच्छा चीज आपने देखा है ये, ठीक है। इसको ही कहते हैं कि चमकने लग गई चीजें। आपको यहाँ दिख रहा है कि इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, इसके कारण भी वो निगेटिव साइन बन रहा है उसके आउट ऑफ फेज होने की वजह से। इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री से। इसकी लैंग्वेज ऐसे भी बोली जाती है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर आउट ऑफ फेज ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज है, इसके कारण भी ऐसा हो रहा है। इसलिए हमेशा अपोजिट रहेंगे, इसलिए हमेशा उनकी जो सेंस रहेगी वो हमेशा किसी भी सिचुएशन पर देख लो वो अपोजिट ही रहेगी। अच्छा, दूसरी हमें इक्वेशंस बता दो एक बार जरा, कौन कौन सी इक्वेशंस थी? वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन थी बताना जरा। वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा नहीं दिखेगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे। इसके लिए इसको ऐसे देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट पे स्क्वायर है और वेलोसिटी पे भी स्क्वायर है और दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, लिख भी लेना चाहे हिंदी में अपने पास, तो पक्की बात है वो केस कौन सा बन रहा है? एसएचएम का केस बन रहा है। कहने का मतलब इक्वेशन कैसी दिखेगी तुमको, और इसकी भी लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन ए बराबर बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, इसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी? क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, क्वेश्चन दिखा कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए मोशन, velocity of a motion is given as x स्क्वायर, x डिस्प्लेसमेंट कह दिया, x और y कुछ भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, 2x स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर बराबर 4। बोलो ये किसकी इक्वेशन है? ये भैया वही एसएचएम की इक्वेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में।
ये तुमको दिख नहीं रही होगी लेकिन है वही, ठीक है। तो मोशन इसको देख के बता देंगे, क्या क्या बता दिया, इसका क्या क्या बता दिया कि मोशन इज, इसको देखा और मैंने को तुरंत बता दिया कि मोशन क्या है, मोशन इज SHM। कैसे पता चला, x पे स्क्वायर है, v पे स्क्वायर है और दोनों ऐड हो रहे हैं, इससे पता चल गया कि मोशन SHM है, ठीक। एक बार नोट करो इसको और इसमें जरा निकालने की कोशिश करो एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा। हेलो, क्लास में है पापा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, तो बैक चेक कीजिए। हम्म हम्म, ठीक है, हाँ एम्पलीट्यूड होगा √2 और ओमेगा होगा √2/3। ठीक है, क्लास में भी पापा को करते हैं, यस सर। तभी ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ बताओ भाई क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड आ गया एम्पलीट्यूड √2 और ओमेगा होगा √2/3। एम्पलीट्यूड बोला आपने कि एम्पलीट्यूड है √2 और ओमेगा कितना बता रहे हैं? √2/3। √2/3, ऐसा। यस सर। चलो उस फॉर्म में लेके आते हैं इसको। इक्वेशन मेरी किस फॉर्म में थी, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आना है, प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर यहां वी मैक्सिमम भी लिख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का मैक्सिमम लिखा हुआ है, बराबर 1। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करें, इस फॉर्म में लेके आना है, यहां 1 लेके आना है, तो 2x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3v स्क्वायर बाय 4 बराबर 1। इसको डिवाइड में कर दें 2 को भी, क्योंकि यहां सिंगल सिंगल रखना है, यहां सिंगल सिंगल रखना है, तो x स्क्वायर बाय 4/2 प्लस v स्क्वायर बाय 4/3 बराबर 1। अब कंपेयर हो जाएगा, अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है, ये तो 2 हो गया ना, a स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 4/2, मतलब हो गया 2, मतलब हो गया कितना, a की वैल्यू कितनी हो गई, √2। बोलो समझ पाए? यस सर। और ये लिखा हुआ है क्या, a ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4/3, तो आगे सॉल्व कर लो, a स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी, a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखो इसकी जगह a स्क्वायर डाल दो, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3। और अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, अगर टाइम पीरियड निकालना होता है तो ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन बनता है, ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2π/, तो टाइम पीरियड भी निकल आएगा अगर टाइम पीरियड निकालना हो। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रहता है, हाँ। तो याद रखना ओमेगा जो होता है उसको 2π/t भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, किसको टाइम पीरियड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, और 1 सेकंड में जितनी साइकिल हो जाएंगी उसको क्या बोलते हैं, समझ गए। एक साइकिल को कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। और एक साइकिल कैसे पता चलती है, जब से चीज रिपीट करना शुरू कर जाए अपनी अपनी उसी पे, तो इसको टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स
कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट कर ली वो क्या कहलाता है? आपकी फ्रीक्वेंसी। और उसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो बन जाएगा टाइम पीरियड। भैया बात क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। जी सर। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के कोई क्वेश्चन मिल रहे हो, लाइक जैसे साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी या इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो वो छोड़ दीजिएगा, वो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे जब कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाएंगे, ठीक है? तब वहां पर देख लेंगे, अभी मत कीजिएगा उस तरह के क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर अभी जो 15 को जो टेस्ट होने वाला है उसमें सिलेबस क्या आएगा? ऐसे तो दिया है एसएचएम और नहीं ऑसिलेटर। नहीं, उसमें बेटा वो क्या कहते हैं, थर्मल वाला ही आएगा, ठीक है? थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स। हाँ तो वो 24 के टेस्ट में दिखाया था, 24 नवंबर दिखाया था उसमें। यस सर, पिछले जो टेस्ट हो चुके हैं उसमें दिखा रहे हैं कि उसमें 100 हो गया है। अच्छा, मैं एक बार फिर बेटा एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, आपको कल बता दूं, चलेगा? यस सर। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या है। हाँ टेस्ट का जो दिया गया वो हिसाब से चल नहीं रहा सिलेबस, इसलिए सर शुरू से ही फॉलो नहीं हो रहा उसका। पूछ लूंगा एक बार, कुछ अगर गड़बड़ होगा तो देख लेंगे, ठीक है? पीडीएफ में से बहुत सा गलती है अब जो अपडेट हुआ कल। मतलब कौन सा पीडीएफ अपडेट हुआ है टेस्ट का? टेस्ट प्लानर कल अपडेट हुआ था। एक बार यार मैं चेक करवा लूंगा, बोल दूंगा उनको जो लोग देखते हैं इसको, है ना? मैं ये फीडबैक उनको दे दूंगा, एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो, ठीक है? कल आपको कंफर्म कर दूंगा, अभी क्लास के बाद उनको बोल देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मॉड्यूल का डाउट है मेरा। बताओ। हाँ बता दो, कौन मॉड्यूल है मेरे पास, बोलो। इसी चैप्टर का है ना? हाँ सर। हाँ बोलो। सर 3 मिनट के लिए सीधे जाएंगे लिखे तो मॉड्यूल में बहुत कुछ मिला है, जो एग्जांपल भी है ना उसे एक बार बता दो। एग्जाम्पल 3 को आज खुद ट्राई करना एक बार फिर से, ठीक है? ओके सर। और इनका सोल्यूशन मत देखना, अपने से करना। और जो ये कॉम्बिनेशन वाले, जैसे एग्जाम्पल 4 में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, कॉम्बिनेशन पूछा है कि 2 SHM आर रिप्रेजेंटेटिव फाइंड, अच्छा ये तो कर लेना, ये हो जाएगा। जोड़ने वाला कहीं आ रहा होगा तो वो उसको छोड़ देना अभी के लिए। फेज डिफरेंस वाले तो हो जाएंगे अभी तुम्हारे। लिखा? आज मॉड्यूल के क्वेश्चन से आप मार्क कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी। उसका जो रिवीजन क्लास हुआ था ना, हाँ तो उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना वो नहीं बना, तो उसमें वर्क डन पूछ रहा था। वर्क डन वही हो जाएगा जो एनर्जी है तुम्हारी। नहीं एक मिनट देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेंगे, पता नहीं कुछ कुछ और होगा, मैं ध्यान नहीं, एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है।
अगले टॉपिक पर आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। क्वेश्चंस। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। देखिए, एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है हमारे पास, और यहां से हम लोग एक एनर्जी का टर्म भी निकाल देंगे एसएचएम के लिए, तो एक स्प्रिंग से ऐसा मास अटैच कर दिया और ये अपनी अभी रिलैक्स्ड पोजीशन पर है, और इसकी मीन पोजीशन से अगर मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, और मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, तो ये क्या करेगा, अगर इसको मान लो यहां पे ले जाके ऐसे छोड़ दिया, तो इस तरह से इस पोजीशन के अबाउट क्या करना शुरू कर देगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ऑसिलेशंस तो होंगे, लेकिन वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होंगे या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर F प्रोपोर्शनल हो किसके, X के, और साथ में फोर्स होना चाहिए रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब हमेशा लगना चाहिए किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। हमेशा एक्ट करना चाहिए किस तरफ, मेन पोजीशन। तो कोई भी फोर्सेस जो रिस्टोरिंग हो, मतलब मीन पोजीशन की तरफ लग रहे हो और डिस्प्लेसमेंट के साथ सिंगल पावर पे हो, जैसे यहां पे अगर F प्रोपोर्शनल X बन जाए, तो ऐसे मोशंस जो हैं वो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएंगे। इसमें भी जब मैंने इसको इसकी मीन पोजीशन यहां x बराबर मान लेते हैं 0 है, इससे खिसका के x डिस्टेंस खिसका के यहां पे पहुंचा दिया, तो जब मैंने इसको x डिस्टेंस खिसका के यहां पहुंचा दिया, तो अब एक बात बताओ, इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, वैल्यू वाइज देखे तो कितना फोर्स लग रहा होगा इसके वैल्यू वाइज, तो ये f की वैल्यू कितनी रही होगी, kx रही होगी। f की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, kx के। और एक बात बताओ, क्या ये फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है या नहीं है? अगर ये x इधर जाता तो किधर लगता, अगर इसको x इधर कंप्रेस करते तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो फोर्स कैसा है यहां पर हमारा ये, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई F बराबर रिस्टोरिंग का दिखाने के लिए हमने माइनस साइन भी लगा दिया कि ये दिखा रहा है कि फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग है। F की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बराबर हो गया माइनस के एक्स, और एक बात देखो तो A बराबर हो गया कितना, माइनस ऑफ के बाय एम, माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। क्या ये बात सही है? ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर। A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर कंपेयर करो, माइनस साइन बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है कि रिस्टोरिंग है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखोगे तो आ गई कितनी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ये बात क्लियर है? यस टाइम पीरियड क्या होता था, अगर मेरे को इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, कितना हो जाएगा, कितना हो गया टाइम पीरियड, मतलब अभी हम लोग एसएचएम में बहुत सारे अलग अलग रिस्टोरिंग फोर्सेस का टाइम पीरियड निकालेंगे। रिस्टोरिंग फोर्सेस का टाइम पीरियड निकालना है तो बस आप समहाउ ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड अपने आप निकल कर आ जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है, डाउट है तो बोलो। एनर्जी कौन कौन सी होगी, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर इसके पास देखी जाए तो एनर्जी कौन कौन सी होगी, एनर्जी कौन कौन सी होगी, एनर्जी भी निकाल देते हैं, यहां से एनर्जी निकाल देते हैं और वो हर जगह काम करेगी अपना। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कौन कौन सी होगी, अगर एसएचएम कर रहा है तो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख लें, एसएचएम स्प्रिंग से थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है एनर्जी देख पाना, इसलिए इसका रेफरेंस उठा के कर निकाल लेते हैं। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ठीक, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख देते हैं, यू बराबर हो गया मेरे पास हाफ, के को क्या लिख सकते हैं, देखना जरा के कहीं पर है, के को क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखो जरा के को ओमेगा के टर्म में देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर एम ये लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जरा देखना, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है? ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बन गया किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ।
पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बन गया डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के साथ कह लो या डिस्प्लेसमेंट के साथ फंक्शन बन गया। चलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी बना लेते हैं इन जनरल, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यही होगी। यस सर। ठीक, चलो v को क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, v को सोचो, v को क्या लिख सकते हैं, v क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है? क्या m को हाँ ओमेगा बाई m को लिख सकते हैं k बाई ओमेगा स्क्वायर। कितना, m को हाँ। नहीं, m के टर्म में रहने दो, v को निकालते हैं, v को चलो एसएचएम में, एसएचएम से भी सोच के थोड़ा एक बार देखो v को क्या लिख सकते हैं। हाँ ए ओमेगा कोस ओमेगा अगर एसएचएम कर रहा है तो v बराबर क्या होगी, v बराबर इक्वेशन क्या रही होगी, अपने पास एक इक्वेशन थी v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन थी। तो यहां से जरा v बराबर देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इस फार्मूले को भी याद रखने का, v बराबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन जरा बना लो क्या आ जाएगी, देखो a ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यही आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो जरा ये जो इक्वेशन है इसी को जरा इस फॉर्म में लेके आओ, देखो ये आ रही है नहीं आ रही है, यस सर आ रही है। ला पाओगे नहीं ला पाओगे इसको? आ गया सुनिए दीजिए सर। हाँ अरे ये नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ कर नहीं दिया रहेगा सर, सिर्फ ओमेगा रहेगा बस। एक मिनट देख लेता हूँ, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए, हाँ एक मिनट यहाँ गड़बड़ आ रही है ना, ये रहेगा, एक मिनट ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा ओमेगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या, यस सर। चेक कर लेता हूँ, एक्स बराबर 0 है, ए ओमेगा, हाँ ठीक है, क्या ये इक्वेशन आ रही है, फटाफट देखो। यस सर। यस सर। तो जरा काइनेटिक एनर्जी की v को रिप्लेस करें x के टर्म में, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी देखना, हाफ m v स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, किसके टर्म में, x के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। और जरा दोनों को जोड़ दें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी देखना, टोटल एनर्जी जो होगी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल कितनी आई थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक कितनी आई थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, चलो इसके ब्रैकेट को ओपन कर दो तो हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एसएचएम में हम ये देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो एसएचएम की टोटल एनर्जी भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। किसी तरह का इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक, चलो ग्राफिकली भी देख लें, पोटेंशियल का एक्स के साथ कैसे इक्वेशन बन रही है, देखो जरा इसमें पोटेंशियल का एक्स के साथ कैसी इक्वेशन बन रही है, पोटेंशियल की एक्स के साथ कैसी इक्वेशन बन रही है, पोटेंशियल की एक्स के साथ पैराबोला बन रहा है, और किस तरफ ओपन होगा ये पैराबोला, पोटेंशियल का एक्स के साथ जो पैराबोला बन रहा है वो u की तरफ ओपन होगा, ओरिजिन से जाता हुआ होगा, क्या ये होगा ग्राफ, यस सर। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, x 0, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब x की वैल्यू a है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम। क्या बात क्लियर है, ठीक। तो एक बार ड्रॉ कर लो पोटेंशियल का x के साथ में, ऑल्दो इसमें भी और डिस्कशन है लेकिन हो नहीं पाएगा, तो काइनेटिक का भी एक बार ड्रॉ करेंगे, तो काइनेटिक का कैसा आएगा, अलग से ड्रॉ कर देता हूं, काइनेटिक का x के साथ ड्रॉ कर देता हूं अलग से, बाद में इसको कंबाइन करेंगे, काइनेटिक का x के साथ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर जो है काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 है।
और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मीन पोजीशन पर, ये होगी हाफ जो टोटल एनर्जी इसकी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बैक साइड सर टोटल एनर्जी अगर आप कैसे हुआ स्ट्रेट लाइन टोटल, एक्स के साथ ही सर। हाँ टोटल एनर्जी का भी ड्रॉ कर देते हैं, बाद में एक साथ कंबाइन कर देंगे, वो कल की क्लास में करेंगे। और भी इसमें वेरिएशंस है जो बताने हैं। ई का एक्स के साथ ये आ जाएगा। क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या रही है, कंजर्व रही है ना, पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है। एक लाइन लिख भी लेंगे हेयर, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑसिलेशन। हाँ जी बताइए। हाँ जी जो इसकी पहले स्लाइड है उसी की पिछली स्लाइड। सर सर वो जो इक्वेशन है x बराबर माइनस के एक्स, हाँ तो उसका एक क्वेश्चन था कि वो क्या है। अच्छा एक बात बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग फोर्स, तीन ऑप्शन था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग में F बराबर के एक्स फोर्स पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में। यस सर, तो वही तो के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पर जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो डीटीपी में क्वेश्चन था। हाँ क्या क्वेश्चन है, अगर स्प्रिंग फोर्स के लिए लिख रहे हो तो यहां स्प्रिंग फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी अभी अलग अलग फोर्स कांस्टेंट लिखेंगे तो वहां से और भी डिफरेंट टाइप्स के फोर्स कांस्टेंट दिखेंगे आपको। इस वाली सिचुएशन के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाकी इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, और अगली क्लास में एनर्जी और बाकी जो इसके और वेरिएशंस हैं उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन ये सारे फार्मूले और बाकी सारी चीज़ें पढ़कर बैठिएगा। ठीक, हाँ जी। सर वो कल वाला क्वेश्चन। अच्छा कल वाला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ, बाकी जा सकते हैं, जिसका डाउट हो वो रुक जाइए। और कल वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कल वाला क्वेश्चन मोहित ने भेजा होगा मेरे को, पीपीटी इसके पास होगी। कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल गया है पीपीटी, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हो, ये सर लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था, कह रहा वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। यस सर। तो वर्क डन पूछा है इसने, ठीक है। पी डेल्टा भी लगा दो, नहीं हो पाएगा उससे। सर वो किए थे सर, पी डेल्टा भी लगा के एन आर डेल्टा टी करके किए थे सर। प्रोसेस क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं, प्रोसेस कौन कौन से होंगे। पहला वाला प्रोसेस जो होगा वर्क कहाँ कहाँ हुआ है जब ये कन्वर्ट हुई है आइस में, तो वर्क कहाँ, वर्क तो सर बस उस वाले फेज में होगा ना जिस फेज में वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। वर्क उस वाले फेज में ही होगा जहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
और वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है जब ये आइस से वाटर बन रहा है, स्टीम में जब जाएगा तब आइस से वाटर बनेगा तब भी और वाटर से स्टीम बनेगा तब भी। सर उस टाइम तो मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है ना वॉल्यूम। नहीं, वो जो पूरी हीट दी है आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा ना। अच्छा ये सर जब वो लेटेंट हीट वाला वो चल रहा होगा। हाँ, तो ml और फ्यूजन और प्लस ml वेपराइजेशन, यही वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना उस समय, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, वर्क में। तो ये दोनों जोड़ दो, उठा के आ जाएगा। ठीक, ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।